हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि आप सभी को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 21 चैप्टर चल रहा था, उसमें पार्ट 5 या 6 वीडियो जा चुका है। ये आपका 7 वीडियो रहने वाला है। कौन सा वीडियो रहने वाला है? 7 वीडियो। या जोड़ लेते हैं कौन सा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले परिचय वाला दिए थे, ठीक है। फिर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में दिए थे, ठीक है। फिर तंत्रिका न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका ऊतक के बारे में दिए थे, ठीक है। फिर मानव में तंत्रिका के बारे में दिए थे, ठीक है। 4 हो गया। फिर 5वां वीडियो क्या था? तंत्रिका आवेग का संचरण। तंत्रिका आवेग का क्या था? उत्पत्ति। और फिर था तंत्रिका आवेग का संचरण। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पार्ट 7 वीडियो रहने वाला है। जो भी आज देख रहे हैं वीडियो, ये चैप्टर नंबर 21 का 7वां वीडियो है। ओके, तो जैसा कि आज तो बताने का जरूरत नहीं है कि कौन से टॉपिक का पढ़ाई होने वाला है। आपको बोर्ड पर कुछ फोटो दिख रहा होगा, आप लोग उसी से अंदाजा लगा लिए होंगे कि आज मानव मस्तिष्क के बारे में बात होने वाला है। जी हाँ, सही अंदाजा लगाया आपने। आज हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं, सारा कुछ A to Z जानकारी। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ब्रेन में कुछ सारी भाग या बहुत सारी भाग ऐसी है जो आज भी पहेली का हिस्सा बना हुआ है। किसका हिस्सा बना हुआ है? पहेली का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन अभी तक या आज तक ब्रेन के बारे में जितना जानकारी मिल पाया है, उतना जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसा कि ब्रेन के बारे में क्या कहा जाता है, क्या क्या होता है ब्रेन में? सोचना, समझना, चलना, जानना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, गुस्सा करना, प्यार करना इत्यादि, ये सभी सारा चीज किससे संभव हो पाता है? हमारे दिमाग की वजह से संभव है। किसके वजह से संभव है? हमारे मस्तिष्क के वजह से संभव है। अच्छा, मानव की क्या होती है? योजनाएं बनती है, इच्छाएं होती है, कुछ उम्मीदें होती है। तो ये सभी चीज किसके वजह से हो पाता है? मस्तिष्क के वजह से हो पाता है। तो अब सवाल करते हैं कि मस्तिष्क है क्या? मस्तिष्क एक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क क्या है? मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वैसे तो बता दें कि ये पूरे शरीर का मात्र 2% होता है। कितने प्रतिशत हिस्सा होता है? 2% हिस्सा होता है। लेकिन ये फिर भी लगभग पूरे शरीर का 20% ऊर्जा का इस्तेमाल ये खुद अकेला ब्रेन करता है। जी हाँ, सही सुना आपने कि हमारे शरीर में जितना भी ऊर्जा है, उसका 20% ऊर्जा अकेला कौन खपत करता है? हमारा दिमाग खत्म करता है, खपत करता है या खत्म करता है, ठीक है। अच्छा, बता दें कि इस किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र का। जैसे कि बताया, तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय के अंतर्गत क्या आता है? मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। तो वही मस्तिष्क के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो मानव में मस्तिष्क का काम क्या है? जैसे कि अभी बताए थे, यह अंग शरीर की सभी क्रियाओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। ये अंग क्या करता है? मानव शरीर की सभी क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नियंत्रित करता है। चाहे मानव शरीर में कोई भी काम हो, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। हमारा जो ब्रेन होता है, ये आदेश भी दे सकता है और नियंत्रण भी कर सकता है। ये दोनों काम करता है। ब्रेन आदेश भी देता है और ब्रेन क्या करता है? सभी कामों को नियंत्रित भी करता है। ओके, अच्छा, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर लगभग 86 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। कितने अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं? करीब 86 अरब न्यूरॉन। हाँ, ये वही डाटा है जितना हमारे आकाश गंगा में क्या पाया जाता है? आकाश गंगा में छोटे छोटे होते हैं ना तारे। जब आप छत पे चढ़ेंगे तो आसमान में छोटा छोटा तारा दिखता है, तो लगभग हमारे आकाश गंगा में उतना ही तारा है, 86 अरब है, ठीक है। तो उतना ही न्यूरॉन कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है, उतना न्यूरॉन होता है, सोचिए। ओके, अभी बताए थे कि ये शरीर का 2% हिस्सा है, लेकिन ऊर्जा कितना इस्तेमाल करता है? 20%। ये बहुत सारे न्यूरॉन के मिलकर के बना होता है। अच्छा, ये ब्रेन जो होता है दिखता है अखरोट जैसा। कैसा दिखता है? अखरोट जैसा। देखिए, थोड़ा सा लग रहा होगा कि अखरोट जैसा दिख रहा है,
ये दिखने में किसके जैसा है? अखरोट के जैसा है, लेकिन अखरोट होता है क्या? नहीं, अखरोट नहीं होता है। हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क है, ब्रेन ब्रेन है, अखरोट अखरोट है, ठीक है, ओके। ये दिखने में किसके जैसा है? अखरोट जैसा है। अब बात आता है इसका वजन की। किसके बात आता है? इसका वजन का। तो बता दे, इसका वजन होता है 1450 ग्राम। कितना होता है? 1.5 kg लगभग इसको बोल सकते हैं। 1300 से लेकर के 1500 ग्राम, इसको लगभग 1.5 kg बोल सकते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.5 kg, लगभग 1.5 kg बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बता रहे हैं कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। किसका नियंत्रण केंद्र है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। बोले थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो चीज आता है, एक मस्तिष्क आता है और एक मेरुरज्जु आता है। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा केंद्र है? ये नियंत्रण केंद्र है। अब सवाल आया कि ये कहाँ स्थित होता है? ये जो मस्तिष्क है कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है हमारे सिर में। कहाँ स्थित होता है? हमारे भेजे में, सिर में। बोलता है ना कि हमारा ब्रेन कहाँ स्थित है? हमारे सिर में स्थित है, ओके। और ये किससे ढका होता है? खोपड़ी द्वारा ढका होता है। किससे सुरक्षित होता है? खोपड़ी द्वारा। खोपड़ी एक हड्डी है, खोपड़ी मतलब कपाल, कपाल एक हड्डी है। इस हड्डी के द्वारा ऐसे से ठोकिए, ठोकिए, बहुत दिन से जाम पड़ा है, ठोकिए इसको। तो ये जिसको आप ठोक रहे हैं ये है हमारा खोपड़ी। ये क्या है? खोपड़ी। बाल की बात नहीं कर रहे, जिसपे ढप ढप आवाज कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? हमारा खोपड़ी है, और वो हड्डी से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हड्डी से। तो ये जो हड्डी है इसको जब फाड़ेंगे तो इसके अंदर ब्रेन निकलेगा। इसके अंदर क्या निकलेगा? ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क। तो इसको फाड़ करके जैसा ब्रेन निकलेगा वैसा ब्रेन यहाँ पे बना दिया है। तो ये ब्रेन आप लोग फोटो में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बनाए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए किसका फोटो है? ये मानव मस्तिष्क का फोटो है। इसमें बहुत सारा भाग होता है, जैसे कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है, मेडुलम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और क्या होता है? मिडिल ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम होता है। तो इसमें क्या है? बहुत सारा भाग है, हिपोकैम्पस है। तो सभी भागों के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं, ओके। आगे देखिए, ये एक महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर का। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे मानव शरीर का कंप्यूटर भी कहा जाता है। मानव शरीर का क्या कहा जाता है? कंप्यूटर। जी हाँ, सोचिए, पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाला कौन है? मस्तिष्क ही है। तो इसके बारे में बहुत सारे रहस्य छिपा हुआ है इसमें, बहुत सारी जानकारियां छिपा हुआ है इसमें। अभी तक इस पर लगातार स्टडी चल ही रहा है, और ये बहुत जटिल संरचना है। धरती पर मौजूद ये क्या है? बहुत जटिल संरचना है। सोचिए, आज तक भी इसका पूरा स्टडी नहीं हो पाया है, लेकिन जितना भी हो पाया वो बहुत है, काफी है। और उतना ही नहीं, अभी और इसमें रहस्य छिपा हुआ है, जिसको साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? लगातार रिसर्च कर रहा है और इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आगे बता दें कि जो मानव मस्तिष्क है इसके 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन, और दूसरे को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। पहला क्या है? फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। एक है अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सा भाग होता है। एक होता है सेरिब्रम, इसी को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, और होता है थैलेमस, और होता है हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों भाग किसका है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हो गया सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, किसका भाग हो गया? अग्र मस्तिष्क का। फिर इस तीनों के बारे में डिस्कस जब डिटेल से कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होता है, कॉर्पोरा पेंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या क्या होता है इसमें? कॉर्पोरा पेंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। अगला देखिए, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में भी कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि सेरिबेलम, क्या लिखा हुआ है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेरम, पोन्स और मेडुला, सेरिबेलम और पोन्स और मेडुला। ध्यान वाली बात यह है कि जो अग्र मस्तिष्क है उसमें जो भाग है सेरिब्रम है। अग्र मस्तिष्क का भाग क्या है? सेरिब्रम। लेकिन ये जो पश्च मस्तिष्क है इसका भाग क्या है? सेरिबेलम है। ये क्या है? सेरिबेलम है। तो ये अलग है और ये अलग है। ये सेरिब्रम है तो ये सेरिबेलम है।
इसका दूसरा नाम प्रमस्तिष्क होता है और इसका दूसरा नाम अनुमस्तिष्क होता है। ये शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एक एक करके हम इस सारे भागों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक और चीज बताते हैं। क्या, ये जो आपको ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर से क्या होता है, खोपड़ी का हड्डी होता है ढका हुआ, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन खोपड़ी के नीचे और ब्रेन के ऊपर, क्या बोले, फिर से बोलिए, खोपड़ी के नीचे और ब्रेन के ऊपर, यानी कि इसके बीच में एक आवरण होता है। इस ब्रेन को कौन ढक ढक करके रखता है, एक आवरण ढक करके रखता है, और इस आवरण को बोलते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। ये मेनिंजेज भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मेनिंजेज भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये मेनिंजेज लेयर भी होता है तीन। कितने लेयर होता है, तीन लेयर। आगे बात करते हैं, तब तक क्या कीजिए, इसको उतारिए। आगे देखिए, ये बताने वाले हैं कि ये ऊपरी सतह मान लीजिए खोपड़ी है। ऊपरी सतह क्या है, ये सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है लेयर, ये है खोपड़ी। ये क्या है, खोपड़ी है, ठीक है। और बोले थे खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। ये सबसे ऊपर का जो आपको लेयर दिख रहा है, ये यहाँ पे लिख दिए, ये खोपड़ी है। ये क्या है, खोपड़ी है। और सबसे नीचे में जो ये पूरा का पूरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन है। और अभी अभी बताए हैं कि मस्तिष्क और ब्रेन के बीच एक लेयर होता है, एक आवरण होता है। उस आवरण को बोलते हैं मेनिंजेज। उस आवरण को क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। और मेनिंजेज के तीन आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं, तीन आवरण। उसमें से पहला आवरण देखिए ड्यूरामेटर है। पहला आवरण क्या है, ड्यूरामेटर। दूसरा आवरण क्या है, एरेकिनोइड। दूसरा आवरण क्या है, एरेकिनोइड। और तीसरा आवरण है पायामेटर। तीसरा आवरण क्या है, पायामेटर। तो मेनिंजेस का भी तीन मेन लेयर है। एक का है ड्यूरामेटर, एक को क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर, फिर बोलते हैं एरेकिनोइड, और फिर बोलते हैं पायामेटर। तो ये तीनों जो लेयर है, ये तीनों लेयर है मेनिंजेस का। किसका लेयर है, मेनिंजेस का। मेनिंजेस क्या होता है, ब्रेन को एक आवरण घेरे हुए रहता है, उसी आवरण को मेनिंजेस बोलते हैं। और फिर मेनिंजेस के ऊपर हमारा खोपड़ी होता है। मेनिंजेस के ऊपर क्या होता है, खोपड़ी होता है। तो देखिए, ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन को कौन घेरे हुए हैं, मेनिंजेस। मेनिंजेस का तीन लेयर होता है, तो तीनों मेनिंजेस इस ब्रेन को घेरे हुए हैं। फिर तीनों मेनिंजेस के ऊपर में क्या है, खोपड़ी है। तीनों मेनिंजेस के ऊपर में क्या है, खोपड़ी है। अब बात करते हैं, ये जो तीनों मेनिंजेस है किस तरह से रहता है। तो ये ऊपर में दिख रहा है ड्यूरामेटर। ऊपर में क्या दिख रहा है, ड्यूरामेटर। तो ये जो ड्यूरामेटर है, ये भाग कौन सा है, ड्यूरामेटर है। अच्छा बताइए, ये ड्यूरामेटर किसके संपर्क में है, ये ड्यूरामेटर किसके संपर्क में है, खोपड़ी के संपर्क में है क्या, बिल्कुल। तो लिख दिए, यह खोपड़ी के संपर्क में होता है। ये किसके संपर्क में होता है, खोपड़ी के संपर्क। अच्छा, जो यहाँ वाला देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पायामेटर है, ये किसके संपर्क में है, ये है हमारे दिमाग के संपर्क में। किसके संपर्क में, दिमाग के संपर्क में। तो ये दिमाग के संपर्क में होता है। पायोमीटर किसके संपर्क में होता है, दिमाग के संपर्क। अच्छा, अब देखिए, बीच में भी एक खाली स्थान वाला लेयर दिख रहा है। ये जो खाली स्थान वाला है, इसको बोलते हैं एरेकेनोइड। इसको क्या बोलते हैं, एरेकेनोइड। ये क्या होता है, ड्यूरामेटर और पायोमीटर के बीच होता है। ये एरेकेनोइड जो लेयर है, ये किसके किसके बीच होता है, ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच होता है। तो ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच होता है, क्या होता है, एरेकिनोइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सबसे नीचे में ब्रेन है। सबसे नीचे में क्या है, हमारा ब्रेन। और उसको मान लीजिए क्या किया हुआ है, एक आवरण ऐसे घेरे हुए है। ये क्या हुआ, एक आवरण इसको ऐसे घेरे हुए है, ठीक है। ये है हमारा, ये क्या है, ब्रेन है, और उसको एक आवरण घेर दिया। उसको क्या कर दिया, एक आवरण घेर दिया। तो ये जो आवरण घिरा हुआ, इसको बोल दिए मेनिंजेज। इसको क्या बोल दिए, मेनिंजेज। और ये आवरण भी तीन प्रकार के, ये आवरण भी कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। एक को बोलते हैं ड्यूरामेटर, दूसरे को बोलते हैं एरेकिनोइड, और तीसरे को बोलते हैं पायामेटर। जब ये मेनिंजेज हो गया, उसके बाद होता है हमारा खोपड़ी। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, खोपड़ी। तो सोचिए, सबसे ऊपर में क्या है, खोपड़ी है। सबसे ऊपर में खोपड़ी है। फिर उसके जब खोपड़ी हटाए तो क्या मिला, मेनिंजेज मिला। और मेनिंजेज भी कितने लेयर का मिला, तीन लेयर का। तो जो खोपड़ी और मेनिंजेज से जुड़ा हुआ है, वो कौन मेनिंजेज है, ड्यूरामेटर है। फिर जब ड्यूरामेटर को भी हटा देंगे,
तो बीच में क्या मिलेगा, एरेकिनोइड मिलेगा। फिर जब एरेकिनोइड को भी हटा देंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा, पायामेटर मिलेगा। तीनों लेयर खत्म हो गया तो तीनों मेनिंजेस खत्म हो गया। जब पायामेटर को भी हटा देंगे तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ब्रेन बचेगा, मस्तिष्क बचेगा। तो इस प्रकार से होता है। ये जो तीनों मेनिंजेज है, ये तीनों कौन सा लेयर है, मेनिंजेज। ये तीनों कौन सा लेयर कहलाता है, मेनिंजेज, लिख लीजिएगा। ये तीनों लेयर है मेनिंजेज का। और ये भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसका भी काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब ये तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं दिमाग का। किसका बात करते हैं, दिमाग का। मान लीजिए आपका सर फोड़ दिया जाए, आपका सर क्या कर दिया जाए, फोड़ दिया जाए। तो जब आपका सिर फोड़ देगा, खोपड़ी फोड़ देगा तो फट जाएगा ये, और फटेगा तो क्या मिलेगा, दिमाग मिलेगा। पहले दिमाग मिलेगा, मेनिंजेज मिलेगा। मान लीजिए मेनिंजेज को भी काट दिए, मेनिंजेज लेयर को भी क्या कर दिए, काट दिए। अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा हमारा दिमाग। क्या मिलेगा, दिमाग। और उस दिमाग को वहां से निकाल करके आपके हाथ में देख रखते हैं। उसके दिमाग को निकाल करके कहाँ रख दे, आपके हाथ में रख दे। तो जब आपके दिमाग, जब दिमाग क्या होगा, आपके हाथ में आएगा तो उसको आप टच करेंगे। क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, इस प्रकार से टच करेंगे। इस दिमाग को इस प्रकार से टच करेंगे तो ये कहीं पे ऊंचा ऊंचा मिलेगा, कहीं पे गड्ढा गड्ढा मिलेगा। मतलब ऐसे ऐसे टच करेंगे तो कहीं पे ऊंचा ऊंचा मिलेगा और कहीं पे गड्ढा गड्ढा मिलेगा। इसको बोलते हैं सल्कस गायरस। इस ऊंचे गड्ढे को क्या बोलते हैं, सल्कस गायरस। इस ऊंचे गड्ढे को क्या बोलते हैं, सल्कस गायरस। ठीक है, देखिए जो उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं गायरस। उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, गायरस। उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, गायरस। और जो धसा हुआ भाग है, जो धसा हुआ भाग मिलेगा, उस धसे हुए भाग को बोलते हैं सल्कस। उस धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, सल्कस। तो जब आपके ब्रेन, किसी का भी ब्रेन आपके हाथ में दे देगा तो कहीं पे उठा हुआ लगेगा, कहीं पे धसा हुआ लगेगा। तो जो उठा हुआ उसको बोलते हैं सल्कस, जो उठा हुआ उसको बोलते हैं गायरस, और जो धसा हुआ उसको बोलते हैं सल्कस। तो दो गायरस के बीच एक सल्कस होता है। दो गायरस के बीच क्या होता है, एक सल्कस होता है। दो उठा हुआ भाग के बीच क्या होता है, एक धसा हुआ भाग होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हो गया, ब्रेन भी हो गया, मेनिंजेस भी हो गया, और सिर हो गया, यानी कि खोपड़ी भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है ये। अच्छा, सुरक्षा इतना कवच क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। सोचिए जब आप लोग बाइक चलाते होंगे तो बोला जाता है कि हेलमेट का प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, हेलमेट का प्रयोग कीजिए। वो क्या हो गया, एक और सुरक्षा हो गया। ऐसे तो मेरे पास दो दो सुरक्षा है, मेनिंजेस लेयर भी है, खोपड़ी भी है, और ऊपर से क्या बोलता है, हेलमेट पहनने के लिए। क्यों बोलता है, ताकि ज्यादा सेफ हो सके। अगर डायरेक्ट गिरेंगे तो खोपड़ी भी फट सकता है, मेनिंजेस में भी चोट जा सकता है, उसके वजह से दिमाग में भी चोट लग सकता है, दिमाग दिमाग डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बाइक चलाते हैं तो क्या कीजिए, हेलमेट का प्रयोग कीजिए, ताकि हमारा दिमाग क्या रह सके, और ज्यादा सुरक्षित हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी गिराना है बाइक से तो क्या करना है, हेलमेट का प्रयोग करना है। पता है हमारे भारत में हेलमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, चालान ना कटे, चालान से बचने के लिए। नहीं भाई चालान कट जाएगा इसलिए हम हेलमेट, अरे बेहुदे क्या कर रहे हो आप लोग, अपने जीवन को खुद मार रहे हो। ऐसा कभी नहीं करने का। हेलमेट इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा ब्रेन क्या हो, सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ का मेंटेलिटी ही ऐसा है कि अगर ऐसे ही जाएंगे तो क्या होगा, चालान कटेगा, इसलिए हेलमेट लगाते हैं। जब चालान नहीं है, पुलिस नहीं है, तो ऐसे ही जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। अब आगे क्या करेंगे, इसके तीन भाग बता दिए थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र में भी तीनों है, मध्य में भी दो है, और पश्च में भी तीन है। अब क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से इसको इतना उतार लीजिए। अब एक एक करके अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क में तीन भाग होता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस होता है। सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में देखिए, सेरिब्रम का दूसरा नाम होता है परम मस्तिष्क। सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या होता है, परम मस्तिष्क। और ये जो सेरिब्रम, जो परम मस्तिष्क भाग है, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सेरिब्रम क्या होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये दो भागों में बटा होता है। ये जो सेरिब्रम होता है कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। उसको बोलते हैं परम मस्तिष्क गोलार्ध। ये जो दो भागों में बटा होता है उसको क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क गोलार्ध।
तो आइए इसको फोटो में भी देख लेते हैं। देखिए, एक गोलार्ध इधर वाला है और एक गोलार्ध इधर वाला है। ये जो दोनों गोलार्ध है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमस्तिष्क गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? परमस्तिष्क गोलार्ध। और ये गोलार्ध होता है, एक दायां परमस्तिष्क गोलार्ध होता है और एक बायां परमस्तिष्क गोलार्ध होता है। ठीक है, अब सवाल आया, ये दोनों जुड़ा भी होगा क्या? हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। ये जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो तीसरा पॉइंट देखिए, ये दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जुड़ा होता है। ये दोनों गोलार्ध किसके सहारे जुड़ा होता है? कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़ा होता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसके परमस्तिष्क को परमस्तिष्क बलकुट कहते हैं। इसके आवरण को क्या कहते हैं? परमस्तिष्क बलकुट। इसके परत को क्या कहते हैं? परमस्तिष्क बलकुट। तो ये जो है, इसका ये जो परत है, इसके इस परत को क्या बोलते हैं? परमस्तिष्क बलकुट बोलते हैं। इसके परत को क्या बोलते हैं? परमस्तिष्क बलकुट बोलते हैं। ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसका रंग देखिए होता है धूसर। इसका रंग कैसा होता है? धूसर होता है। और ये होता है उसमें मौजूद जो भी तंत्रिका होता है उसी के द्वारा कुछ साधारण पदार्थ स्रावित किया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है, उसी के द्वारा ये रंग होता है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। किसमें? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम में कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं? 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन होता है। एक होता है संवेदी क्षेत्र, दूसरा होता है प्रेरक क्षेत्र और तीसरा होता है सहभागी क्षेत्र। कौन कौन? संवेदी क्षेत्र, प्रेरक क्षेत्र और सहभागी क्षेत्र, सहभागी क्षेत्र। ठीक है, तो जैसा कि याद कीजिए, बताए थे संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन बता चुके हैं। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन क्या करता है? अंगों से सूचना लेकर के जाता है सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ब्रेन भी हमारा किस में आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है। ठीक है, तो हमारा जो सभी अंगों से सूचना ले जाएगा कहाँ? ब्रेन के पास। ये कौन से न्यूरॉन से सूचना आएगा ब्रेन के पास? संवेदी न्यूरॉन द्वारा। ठीक है, और यहां से कुछ सूचना जाएगा पेशी के पास, तो किसके द्वारा जाएगा? प्रेरक न्यूरॉन द्वारा। ठीक है, वही देखिए, तो संवेदी क्षेत्र क्या है? ये सेरिब्रम का एक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में सूचना किसके द्वारा आएगा? कौन से न्यूरॉन द्वारा आएगा? संवेदी न्यूरॉन द्वारा। किसके द्वारा आएगा? संवेदी न्यूरॉन द्वारा। तो इस भाग में जो भी सूचना आता है किस न्यूरॉन के द्वारा आता है? संवेदी न्यूरॉन के द्वारा। अब देखिए इस भाग में कौन कौन सूचना आता है। देखिए, यह व्यक्ति के चारों ओर हो रहे बदलाव की जानकारी देता है। ये जो क्षेत्र होता है किसका जानकारी देता है? व्यक्ति के चारों ओर हो रहे बदलाव। जैसे हम व्यक्ति हैं, हमारे ओर बदलाव क्या होगा? हमको कोई टच कर देगा तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? हम कुछ बोल रहे हैं तो ये हमको सुनाई दे रहा है कि नहीं? हमको खुद सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बिल्कुल हमको भी सुनाई दे रहा है। ये जो सुनाई दे रहा है ये आवाज कहाँ जा रहा है? कानों में जा रहा है। ये फिर पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सूचना गया दिमाग के पास, जो बोल रहे हैं, जो सूचना गया दिमाग के पास, तो ये किसके पास गया? दिमाग के पास गया। तो किसके पास गया? सेरिब्रम के पास गया। और सेरिब्रम में भी किस क्षेत्र में गया? संवेदी क्षेत्र में गया। ठीक है, अभी हम देखिए इस मोबाइल के कैमरे को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगा? आपको देख रहे नहीं, अभी हम इस कैमरे को देख रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी देख रहे हैं। अभी तो हम अपने मोबाइल के कैमरे को देख रहे हैं। जी हाँ, तो अभी हम इस कैमरे को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या बन रहा है? हमारे कैमरे का इमेज बन रहा है। तो इसके बारे में ये सूचना कहाँ गया? सेरिब्रम में गया। सेरिब्रम के किस क्षेत्र में गया? संवेदी क्षेत्र में गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर मान लीजिए अभी हमारे रूम में मान लीजिए मच्छर का मच्छर वाला अगरबत्ती होता है ना, वो जल रहा है, तो वो हमको सुगंधी आ रहा है, मच्छर वाला अगरबत्ती का सुगंध आ रहा है। तो वो सुगंध हमारे ब्रेन के पास पहुंच रहा है। किस न्यूरॉन की वजह से पहुंच रहा है? संवेदी न्यूरॉन की वजह से। और ये कहाँ पहुंच रहा है? ब्रेन में, सेरिब्रम में। सेरिब्रम के किस भाग में? संवेदी क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? छूना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, सूंघना हो गया, और स्वाद का भी पता लगता है। किसका पता लगता है? स्वाद का भी। जैसे कुछ खाते हैं तो स्वाद का पता जीभ द्वारा टेस्ट किया जाता है और उसका पता कहाँ से लगाया जाता है? ब्रेन से। कहाँ से? ब्रेन से। और ब्रेन के किस भाग से? सेरिब्रम से। सेरिब्रम के किस क्षेत्र से? संवेदी क्षेत्र से। तो संवेदी क्षेत्र में क्या होता है? जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी से सूचना जाएगा किसके द्वारा? संवेदी न्यूरॉन द्वारा। कहाँ जाएगा? संवेदी क्षेत्र में। संवेदी क्षेत्र कहाँ है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है।
मस्तिष्क क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। तो बोले थे कि सभी अंग से सूचना जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। तो ये सूचना कौन ले जाएगा? कौन कोशिका ले जाएगा? कौन तंत्रिका कोशिका ले जाएगा? संवेदी तंत्रिका ले जाएगा। तो संवेदी तंत्रिका सूचना ले जाता है संवेदी क्षेत्र के पास। ये सब काम होता है इसे ब्रेन में, ठीक है। अगला क्षेत्र होता है प्रेरक क्षेत्र। अगला क्या है? दूसरा क्षेत्र क्या है? प्रेरक क्षेत्र। तो प्रेरक क्षेत्र क्या होता है? यह कंकाल पेशी सिकुड़ने की जानकारी देता है। ये किसको जानकारी देता है? कंकाल पेशी को सिकुड़ने का। बोले थे कि हमको हाथ मोड़ना है, हमको क्या करना है? हाथ मोड़ना है। तो यहां से एक सूचना भेजना होगा। तो ये किसके द्वारा आएगा? प्रेरक द्वारा। किस न्यूरॉन के द्वारा आएगा? प्रेरक न्यूरॉन द्वारा। देखिए ये सूचना प्रेरक न्यूरॉन द्वारा होता है। ये सूचना कैसे आता है? प्रेरक न्यूरॉन द्वारा आता है, ठीक है। कहां से आएगा? मस्तिष्क से। किस भाग से? अग्र मस्तिष्क से। किससे? सेरिब्रम से। किस क्षेत्र से? प्रेरक क्षेत्र से। तो इससे होगा क्या? तब हम हाथ उठा पाएंगे, हाथ उठा पाएंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, नाच पाएंगे, शरीर को हिला पाएंगे, योगा कर सकेंगे, एक्सरसाइज कर सकेंगे, ठीक है। ये सब काम होगा किसके वजह से? प्रेरक क्षेत्र की वजह से। अब अगला देखिए सहभागी क्षेत्र। अगला कौन सा क्षेत्र है? सहभागी क्षेत्र। अब इसमें क्या जानना है? ये जो सहभागी क्षेत्र होता है, ये जो हमारा सेरिब्रम का सहभागी क्षेत्र होता है, ये मेमोरी का काम करता है। किसका काम करता है? मेमोरी का। मेमोरी मतलब क्या होता है? याददाश्त का पावर होता है। ऐसे तो याददाश्त का पावर और लिम्बिक सिस्टम मिल करके करता है, लेकिन ये वाला भाग भी क्या होता है? याददाश्त का केंद्र होता है। जैसे कुछ सुन रहे हैं तो लगेगा कि सुना हुआ है। जैसे क्या होता है? ट्रैक्टर बाहर में चलते रहता है, उसमें गाना बजता है, तो लगता है अरे ये इस हीरो का गाना है, ये गाना हमको सुना हुआ है। तो कैसे पता चल रहा है? कान में सुनाई दिया, लेकिन ये मस्तिष्क के पास गया। तो वो मस्तिष्क के पास गया मतलब कहाँ गया? संवेदी क्षेत्र के पास। तो बोले थे अभी सुनना, कहाँ गया? संवेदी क्षेत्र के पास। ये क्या करेगा? इस सहभागी क्षेत्र को देगा। ये सूचना किसको देगा? सहभागी क्षेत्र को। ए इस आवाज को पहचानते हो? बोलेगा हाँ पहचानते हैं, ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। ओहो, ये इस सॉन्ग को पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं। किसका सॉन्ग है? जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है। ओहो, तो ऐसे पता चलता है ठीक है। और ये देखने का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? देखने का। कौन? संवेदी क्षेत्र। तो ये देखा, मान लीजिए आंख क्या किया, किसी को देखा, तो फिर वो क्या भेजता है? सूचना प्रेरक संवेदी क्षेत्र में भेजेगा। लेकिन संवेदी क्षेत्र क्या करेगा? ये पहचानने का काम नहीं करता है तो ये पहले से मेमोरी हमारे फिट होता है, पिक्चर फिट होता है। ये किसको देगा? सहभागी क्षेत्र को। कि ए सहभागी क्षेत्र, लो हम किसी को देख रहे हैं, इसको देखो तो कहीं पहचाने हो क्या? इसको कहीं देख रहे हो, कहीं इसको जानते हो, देखे हो कहीं? तो हमको लगता है अरे ये तो हमारे मौसी जी हैं, अरे ये तो हमारे माता जी हैं, ये तो हमारे पिताजी हैं। ऐसे करके पता होता है। तो आप किसी भी दोस्तों को पहचान पाते हैं, तो देख पाते हैं, संवेदी क्षेत्र के पास वो सूचना जाता है। फिर संवेदी क्षेत्र क्या करता है? अपने सहभागी क्षेत्र से वो सूचना पूछ करके ट्रांसफर करता है ब्रेन के पास। इस प्रकार से जानकारी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है? ये आपका क्या हो गया है? सेरिब्रम खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है? अगर मस्तिष्क में सेरिब्रम खत्म हो गया, अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस बचा हुआ। जल्दी से इसको उतारिए, नहीं तो मिटा देंगे। अब अग्र मस्तिष्क में दो चीज बचा हुआ है, एक थैलेमस बचा हुआ है, एक हाइपोथैलेमस बचा हुआ है। अभी अभी बताए थे अग्र मस्तिष्क में तीन चीज होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम खत्म हो गया, अब है थैलेमस और क्या है? हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। थैलेमस के बारे में सिर्फ इतना बताया जाता है कि यह रिले स्टेशन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? रिले स्टेशन। स्टेशन मतलब क्या होता है? जहां पर दो, जैसे ट्रेन आता है ना, कहीं जाता है तो एक स्टेशन ठहरने का जगह होता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है ऐसे मेनली, ठीक है। तो ये जो थैलेमस है, ये संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका का मुख्य संपर्क स्थल है। किसका मुख्य संपर्क स्थल है? संवेदित का और प्रेरक तंत्रिका का मुख्य संपर्क स्थल होता है। कौन? थैलेमस होता है। बस थैलेमस के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं लेना है। आगे देखिए हाइपोथैलेमस। आगे क्या है? हाइपोथैलेमस। तो अभी अभी देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों नाम एक जैसा लग रहा है क्या? बिल्कुल। तो थैलेमस होता है और इसमें भी थैलेमस है, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे में क्या लिखा हुआ है? हाइपो। इसके आगे में क्या लिखा हुआ है? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे या कम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह थैलेमस के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? थैलेमस के नीचे। और ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट, यह न्यूरो हार्मोन स्रावित तथा अवरोध हार्मोन का संश्लेषण भी करता है और उसको स्रावित भी करता है। कौन कौन हार्मोन को?
न्यूरो हार्मोन को और स्रावी हार्मोन को और अवरोधक हार्मोन को बनाता भी है और उसको निकलवाता भी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है, हार्मोन के बारे में। तो अगला चैप्टर में हार्मोन जब पढ़ेंगे तो वहां पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ाया जाएगा। कौन सा ग्रंथि पढ़ाया जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो वहां याद रखिएगा कि ये कौन कौन हार्मोन निकलता है, न्यूरो हार्मोन, स्रावी हार्मोन और अवरोधक हार्मोन निकालता है, बनाता भी है और निकालता भी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है इसका मेन काम देखिए, ये क्या करता है, होम्योस्टैटिस को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस होम्योस्टैसिस को नियंत्रित करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर के तापमान को बनाए रखता है। ये किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। ये क्या करता है, ये होम्योस्टैटिस को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 37 डिग्री। तो हमारे शरीर के तापमान को हमेशा बनाए कौन रखता है, ये होम्योस्टैटिस यानी कि हाइपोथैलेमस बनाए रखता है। ब्रेन का कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हाइपोथैलेमस बना करके रखता है। आगे देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है ये शरीर के अंदर की चीजों की जानकारी देता है। ये शरीर के अंदर की चीजों के बारे में बताता है। क्या बताता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना और पेट दर्द। जैसे तो ये कहाँ हुआ, शरीर के अंदर का जानकारी हुआ। भूख लगेगा तो पेट में भोजन कमी हो गई तभी तो भूख लग रहा है। ठीक है, प्यास लगना मतलब शरीर में पानी की कमी है, अंदर में पानी की कमी है शरीर के अंदर की। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये शरीर के अंदर की जानकारी देता है। शरीर के अंदर की जानकारी यानी कि भूख लग गया तो ये बताएगा, प्यास लग गया तो ये बताएगा, शरीर के अंदर कहीं दर्द है तो ये बताएगा। कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस लगभग क्या हो गया, खत्म ही हो गया। लेकिन अभी अभी एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट में क्या देखना है कि प्रमस्तिष्क का आंतरिक भाग, किसका आंतरिक भाग, प्रमस्तिष्क यानी कि जो अभी अभी सेरिब्रम पढ़े थे। तो सेरिब्रम का कुछ आंतरिक भाग होता है, कुछ अंग होता है, उसको विशेष अंग नाम दिया जाता है। एक का नाम है एमिगडाला और दूसरे नाम में है हिपोकैम्पस। एक का नाम क्या है, एमिगडाला और दूसरे का नाम क्या है, हिपोकैम्पस। ये दोनों अंग मिल करके एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक तंत्र। क्या क्या, फिर से बोलिए, प्रमस्तिष्क के आंतरिक भाग या आंतरिक अंग कुछ तंत्र का निर्माण करता है, उसको कौन सा तंत्र बोलते हैं, लिम्बिक तंत्र बोलते हैं। और कौन कौन सा अंग मिलकर के करता है, एक का नाम है एमिगडाला और दूसरे का नाम है हिपोकैम्पस। जब ये दोनों मिल जाता है तो एक तंत्र बनता है, उसको बोलते हैं लिम्बिक तंत्र। ठीक है, तो लिम्बिक तंत्र समझ में आ गया, ओके। अब आगे देखिए, ये जो लिम्बिक तंत्र है इस हाइपोथैलेमस से मिल करके, हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके कुछ चीजों को नियंत्रित करता है। कौन, लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस मिल करके, कोई अकेला काम नहीं कर रहा है। कौन कौन काम कर रहा है, लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस मिल करके। देखिए, लिम्बिक तंत्र तथा हाइपोथैलेमस साथ मिल करके क्या क्या नियंत्रित करता है, ये उदाहरण देखिए। लैंगिक व्यवहार, क्या नियंत्रित करता है, लैंगिक व्यवहार। लैंगिक व्यवहार कहने का मतलब अगर किसी पुरुषों को या स्त्रियों को सेक्स करने की इच्छा हो या उसके सेक्स के प्रति कोई विचार हो मन में, ठीक है, तो उस प्रकार के लैंगिक व्यवहार होता है। आगे देखिए, मनोभावना की अभिव्यक्ति। मनोभावना की अभिव्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ, मनोभावना की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, चाहे आपको खुशी हो, चाहे आपको गुस्सा हो, चाहे आपको डर हो, चाहे आपको प्यार हो, चाहे आपको और कुछ हो। और कुछ कहने का मतलब क्या हो गया, खुशी हो गया, डर हो गया, प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, आपके बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, या अचानक डर गए, किसी सांप को देखे अचानक डर गए। तो ये सभी कहाँ से होता है, दो चीजों से, एक लिम्बिक तंत्र होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। तो लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिल करके कुछ कंट्रोल करता है, जैसे में लैंगिक व्यवहार और मनोभावना की अभिव्यक्ति। आप कभी किसी के साथ प्यार से बात करते हैं, किसी के साथ गुस्से के साथ बात करते हैं, कभी कभी आपको किसी के साथ प्यार हो जाता है या किसी पे गुस्सा भी आ जाते हैं, पूरा गाली गलम हो जाता है। अचानक मूवी देख रहे हैं, एक डरावना मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, आपको अचानक डर लग गया, या कहीं पे सांप जाते हुए देख लिया तो अचानक डर लग गया। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक तंत्र मिल करके काम करता है। तो यहाँ तक क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क खत्म हो गया है। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीनों क्या हो गया, खत्म। ये अग्र मस्तिष्क खत्म। अब क्या बचा हुआ है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो चलिए इसके बाद मध्य मस्तिष्क पढ़ते हैं, इसको उतारिए।
अग्र मस्तिष्क खत्म हो गया है, अब बचा हुआ है मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। मध्य मतलब बीच वाला मस्तिष्क और पश्च मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। तो अभी अभी देखिए मध्य मस्तिष्क लिखे, ठीक है। तो अब सवाल करते हैं कि मध्य मस्तिष्क कहाँ पाया जाता होगा। तो अग्र मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो है, यानी कि अग्र मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग क्या था, हाइपोथैलेमस था। और पश्च मस्तिष्क का सबसे जो अगला भाग होता है, यानी कि क्या होता है, पश्च मस्तिष्क का बीच होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में होगा, ठीक है। ये कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के कहाँ होता है, बीच में पाया जाता है या बीच में होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसके ऊपरी भाग में पीछे की ओर 4 लोब जैसी संरचना होता है या 4 लोब जैसा संरचना दिखता है। उस संरचना को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। उस संरचना को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कहाँ, इसके ऊपरी भाग में पीछे की ओर 4 लोब जैसी संरचना। तो देखिए मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग में और पीछे की ओर, तो ये इधर साइड से दिखा रहे हैं, 2 को इधर होता है और 2 को उस साइड होता है पीछे। ये तो नहीं दिखा सकते ना, ठीक है। तो 2 को पीछे में होता है, ठीक है। तो 2 लोब और 2 लोब, कितना लोब हो गया, 4 लोब। तो 4 लोब जैसा संरचना दिखता है, उस संरचना को बोलते क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। उस संरचना को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। और देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, ये किसी विशेष परिस्थिति में हमारे शरीर में कुछ सुनने तथा देखने के भागों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए इधर ध्यान से। क्या कभी अचानक ऐसे हुआ है क्या कि कहीं आप लोग कहीं शांति से बैठे हुए हैं और अचानक से कहीं बम फूटा, कहीं आपके टोले में, मोहल्ले में, पड़ोसी में, या कभी हुआ कि सोए हुए हैं अचानक ढम सा आवाज आया बहुत हैवी, तो नहीं आप चौकन्ने हो जाते हैं एकदम कि किधर से आवाज आया, किधर से आवाज आया, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। और क्या होगा, मान लीजिए आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं और कोई अचानक लाइट जला दिया, तो आप चका जाते हैं कि नहीं, किधर लाइट जला हुआ है, आंख और ध्यान और शरीर सारा कुछ उधर ही चला जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और पीछे से एकदम डायरेक्ट विस्फोट का आवाज आया, तो आप उधर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, आपका दिमाग भी उधर चला जाएगा, आपका आंख भी उधर चला जाएगा, आप सुनने को भी उधर उधर अपना कान कर देंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, किसी विशेष परिस्थिति में देखने तथा सुनने में कौन मदद करता है, यही मध्य मस्तिष्क में जो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, यही मदद करता है, ठीक है। इतना तक क्लियर है, ओके। ये क्या हो चुका है, मध्य मस्तिष्क खत्म। अब आगे है पश्च मस्तिष्क। आगे क्या है, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क में भी 3 भाग बताए। कितने भाग बताए, 3 भाग। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स और एक होता है मेडुला। कौन कौन होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम क्या होता है, ये ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग है। ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग मतलब मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन है, सेरिबेलम है। इसे अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। इसे कौन सा मस्तिष्क बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। जैसे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन था, परम मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। क्लियर है। ये शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसका काम क्या है, सेरिबेलम का मेन काम क्या है, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। सेरिब्रम का मेन काम क्या है, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। संतुलन कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए सर्कस पे जो चलता है, जो सर्कस वाले आदमी होते हैं, वो रस्सी पे भी चलता है। कहाँ चलता है, रस्सी पे भी। इसका मतलब उसका संतुलन बन चुका है रस्सी के लिए, उस पर चल सकते हैं। क्या हम चल सकते हैं क्या, नहीं। क्या आप चल सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका उस पर संतुलन नहीं बनेगा। इसका मतलब आपका जो सेरिबेलम है उसी लायक है जिस लायक मतलब कि हम लोग चलते हैं। अच्छा, जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसको देखे हैं क्या, अभी जो नहीं बोला है, मतलब बोलना स्टार्ट नहीं किया है, तो बोलने की कोशिश करता है लेकिन भद भद गिर जाता है, बोलता है लेकिन भद भद गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं, उठाते हैं, हाथ पकड़ के चलवाते हैं, उसको पोजीशन बनवाते हैं कि अच्छा से ये चलना सीख जाए। तो तभी चलना सीख पाता है जब उसका सेरिबेलम डेवलप हो जाता है। कौन सा भाग डेवलप हो जाता है, सेरिबेलम। जैसे ही सेरिबेलम भाग डेवलप होता है वो बच्चा आसानी से चल पाता है। और ये लगभग 1 साल के ऊपर ही ये भाग डेवलप हो पाता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बन जाता है लेकिन पूरा विकसित नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ये बात ठीक है। कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा शराब पी लेता है तो ये सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पी लिया है तो कौन सा भाग हमारा मस्तिष्क का प्रभावित हो जाता है,
सेरिबेलम। कौन सा भाग? सेरिबेलम भाग। ठीक है, इसमें होता क्या है, सेरिबेलम भाग क्या कर रहा था, हमारे शरीर का संतुलन बना रहा था, यानी कि आराम से चल पाते हैं, बुल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पी लिया है तो सेरिबेलम प्रभावित हो गया है, तो उसके वजह से कोई पियक्कड़ वगैरह को देखे हैं क्या, ऐसे टग रहा है हो, क्या हो रहा हो, पूरा टग रहा है, उसका शरीर पर नियंत्रण नहीं है, वो कैसे चल रहा है, एकदम टग रहा है, एकदम बोलता है पूरा मस्ती में झूमे हुए है, उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से हो पाता है, सेरिबेलम अगर शरीर को संतुलन बनाता है, लेकिन ये क्या होता है, दारू पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से ये संतुलन खो देता है, इसीलिए वो व्यक्ति टगना शुरू कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ये क्या हो गया, सेरिबेलम खत्म। अब आगे बात करते हैं पोन्स की। किसकी बात करते हैं, पोन्स की। तो ये पोन्स क्या होता है, ये रेशेदार पथ का बना होता है। किसका बना होता है, रेशेदार पथ का बना होता है। ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन, सेरिब्रम यानी कि परम मस्तिष्क और सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, उन दोनों को क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। कौन, पोन्स। ये पोन्स क्रीम वाला पोन्स नहीं है, एक आता है ना पोन्स क्रीम मार्केट में, वो नहीं बोल रहे, ये पोन्स है, ये पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है पोन्स। पोन्स है, पोन्स नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ये श्वसन क्रिया में मदद करता है। पोन्स जो है किसमें मदद करता है, श्वसन क्रिया में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर होता है नीमोटॉक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर होता है, नीमोटॉक्सिक सेंटर, और ये श्वसन चैप्टर में बताए होंगे। अगला देखिए, मेडुला। अगला भाग क्या है, मेडुला वाला भाग। इस भाग में क्या होता है, इस भाग में होता है श्वसन लय केंद्र। कौन सा भाग होता है, श्वसन लय केंद्र। तो यहाँ से अंतः श्वसन नियंत्रित करता है। मेडुला क्या करता है, अंतः श्वसन को नियंत्रित करता है। जो भी श्वास लेने का क्रिया करते हैं, अंतः श्वसन मतलब श्वास लेने का क्रिया, ये कहाँ से होता है, मेडुला वाला भाग से होता है। हृदय परिसंचारी, हृदय जो भी चल रहा है, हृदय में दिल की धड़कन जो दुब 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 हो रहा है यहाँ पर, ये किसके कारण हो पा रहा है, मेडुला के कारण। कहाँ से नियंत्रित हो रहा है, ये मेडुला से। अच्छा, पाचन रस का स्राव होना। पाचन रस का स्राव होना, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग भोजन खाते हैं, बहुत सारा एंजाइम निकलता है, बहुत सारा पाचक रस निकलता है, तो ये कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, मेडुला वाले भाग से। इसको कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का मेडुला वाला भाग इसको नियंत्रित करता है। अच्छा, आगे देखिए, मेडुला वाला भाग जो होता है वो शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। कौन सा भाग, मानव के मानव मस्तिष्क के जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, कौन सा, मेडुला वाला भाग, वो हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इसका मतलब क्या हुआ, अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या, जो हमारे इच्छा के खिलाफ हो, अनिच्छा, अनैच्छिक क्रिया। जैसे हाक्षी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हाक्षी मतलब क्या हुआ, छींकना और खांसना, तो ये अनैच्छिक क्रिया हुआ। ये किसके द्वारा हो पाता है, पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा होता है। पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क तीनों क्या होता है, समाप्त होता है, यानी कि पूरा ब्रेन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में देखे हैं कि ब्रेन का अलग अलग भाग क्या होता है, अलग अलग कामों को नियंत्रित करता है। जैसे कि पहला भाग क्या कर रहा था, देखने एवं सुनने का काम कर रहा था, कोई भी ज्ञानेंद्रियों से सूचना ले रहा था उसको बता रहा था। ठीक है, अच्छा, थैलेमस क्या था, वो जोड़ने का काम कर रहा था, कुछ संपर्क स्थल था। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, वो क्या काम करता है, वो शरीर के अंदर की बात बताता है, जैसे भूख लग गया, प्यास लग गया, वो वहां से बताएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या बताए थे, मध्य मस्तिष्क, वो तो खत्म हो गया, अब क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क किसी विशेष परिस्थितियों में बताता है, जैसे अचानक कहीं बम विस्फोट हो गया तो उसके बारे में बताएगा, अचानक हमारा उधर सिर घूम जाएगा, आंख घूम जाएगा, सब पूरा ध्यान चला जाएगा उधर। अच्छा, ये जो पश्च मस्तिष्क है इसमें तीन भाग है, सेरिबेलम है, पोन्स है और मेडुला है। सेरिबेलम हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखता है। पोन्स क्या करता है, ये सेरिबेलम और सेरिब्रम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये श्वसन में भी थोड़ा सा मदद करता है। अच्छा, जो मेडुला वाला भाग होता है वो शरीर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्रिया होता है उसको कंट्रोल करता है, जैसे श्वसन का क्रिया और पाचन का क्रिया हो गया, उसमें पाचक रस जो निकलेगा, और परिसंचरण तंत्र का क्रिया हो गया, और बहुत सारी अनैच्छिक क्रिया हो गया। तो इन सभी चीजों को नियंत्रित करता है, और इस प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है। और ये भी बता चुके हैं कि अभी भी दिमाग के बहुत सारे ऐसे भाग, बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो एक रहस्यमयी है या एक पहेली की तरह बना हुआ है। तो जैसे जैसे इसका रिसर्च बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इसके बारे में कुछ कुछ राज निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना ब्रेन के बारे में आपको जानकारी देना था आपके सिलेबस के अनुसार, उससे कहीं ज़्यादा ही दिया है, लेकिन उससे कम देने का कोशिश नहीं किए हैं। तो नीचे में कमेंट में लिखिए कि आपको ब्रेन के बारे में कैसा लगा। क्या ब्रेन एक अजूबा चित्र था? ब्रेन क्या है? एक अजीब संरचना है, पूरे बॉडी का एक अजीब संरचना है। सोचिए कि जितना भी शरीर का काम है, सब काम किससे कंट्रोल हो रहा है? हमारे दिमाग से। किससे कंट्रोल हो रहा है? हमारे दिमाग से। अच्छा, कोई कोई ये भी कहता है कि पुरुषों का दिमाग तेज होता है, स्त्री का दिमाग कम तेज होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जितना पुरुष का दिमाग होता है उतना भी किसका होता है? स्त्री का भी दिमाग होता है। हाँ, कुछ पार्ट हो सकता है जो कि अलग अलग संरचना के आधार पर बना हुआ हो सकता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन दिमाग तेज और बहुत इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वजन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे अभी बताएं। यानी कि ये कौन से मस्तिष्क के बारे में बताएं? मानव मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। तो मानव में क्या हो गया? मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। इस प्रकार से क्या होता है? आपका ब्रेन का टॉपिक खत्म होता है। ब्रेन का टॉपिक खत्म होने का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो भाग आता है, ब्रेन आता है और मेरुरज्जु आता है। एज सच तो मेरुरज्जु आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, एज सच आपके बुक में मेरुरज्जु नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ हो तो थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन उसको उतना जानना नहीं है। अगर मन होगा तो डाल देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं डालेंगे, ठीक है। वैसे हम देख कर बनाएंगे। अगर बनाएंगे भी तो मेरुरज्जु का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। नहीं तो क्या होगा? ब्रेन पढ़ा करके ही क्या कर देंगे? छुट्टी कर देंगे। छुट्टी कर देने का मतलब क्या हुआ? ब्रेन खत्म हुआ, ओके। अब जैसे दिया हुआ है आंख, मानव आंख के बारे में पढ़ना है और कान के बारे में पढ़ना है। यानी कि पूरा आंख के बारे में एक संरचना देखेंगे और उसका काम देखेंगे, हर एक पार्ट देखेंगे, आंख कैसे देखने का काम करता है। फिर कान का संरचना देखेंगे, फिर कान सुनने का काम कैसे करता है और संतुलन का काम कैसे करता है, ये पूरा देखेंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बोले थे ये काफी लंबा लेक्चर होने वाला है, कोई बात नहीं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको भी उतार लीजिएगा, ठीक है।